बर्नौली परीक्षण, बर्नौली ट्रायल्स। देखिए ट्रायल क्या होते हैं, परीक्षण क्या होते हैं। यादृच्छिक जो प्रयोग होते हैं उसमें वह क्रिया जितनी बार भी किया जाता है वही उसके ट्रायल्स होते हैं, परीक्षण होते हैं। जैसे सिक्के को उछालना, अगर एक सिक्के को 20 बार उछाला जाए, 20 बार, तो यहां जो सिक्के को उछालना है, सिक्के के उछालने की क्रिया ये हो गई यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग यहां का हो गया सिक्के का उछालना, टॉसिंग ऑफ कॉइन्स। और ये जो एक बार, 2 बार उछाला, 3 बार, यही है परीक्षण, यही है ट्रायल। ये जो यादृच्छिक परीक्षण यहाँ कहा जाएगा, परीक्षण केवल, परीक्षण, ट्रायल यहाँ हो गया 20। पासा को फेंकना, ये यादृच्छिक प्रयोग है। एक पासे को 17 बार फेंकना, ये जो 17 है यही है ट्रायल। ट्रायल की संख्या, परीक्षणों की संख्या, ये हो जाता है 17। अगर एक सिक्के को 20 बार उछाले हैं तो ये ट्रायल की संख्या हो गई 20। लेकिन 20 सिक्कों को अगर एक बार उछाल दें तो ट्रायल की संख्या एक ही हो। एक सिक्के को 4 बार नहीं, एक पासे को 4 बार उछाले तो परीक्षणों की संख्या, ट्रायल की संख्या हो गई 4। लेकिन 4 पासा एक बार फेंक दें तो परीक्षणों की संख्या 1 होगी। अच्छा भाई देखिए, परीक्षण जानने के बाद, ट्रायल्स जानने के बाद, बर्नौली परीक्षण किसे कहते हैं? उन्हीं परीक्षणों को हम बर्नौली परीक्षण कहते हैं जो 4 शर्तों का पालन करें। निम्नलिखित 4 शर्तों का पालन करने वाले परीक्षण को बर्नौली परीक्षण कहते हैं। निम्नलिखित 4 शर्तों, 4 प्रतिबंधों का पालन करने वाले परीक्षणों को बर्नौली परीक्षण कहते हैं। पहला शर्त है कि ये परीक्षणों की संख्या परिमित होनी चाहिए। ट्रायल्स की संख्या डिफिनिट नंबर में होनी चाहिए। परीक्षणों की संख्या परिमित होनी चाहिए। जैसे कहा जाए एक सिक्के को 20 बार उछालना, एक सिक्के को 1000 बार उछालना, एक पासा को 10,000 बार उछालना। ऐसा नहीं है कि अगर एक सिक्के को हम बैठकर दिन भर उछालते जा रहे हैं, अनगिनत संख्या में उछालते जा रहे, पता ही नहीं कि कितनी बार उछाले, तो वो बर्नौली परीक्षण के अंतर्गत नहीं है। दूसरा है कि प्रत्येक परीक्षण स्वतंत्र होना चाहिए। पहली बार जब उसको उछाला गया सिक्के को, तो हेड आया कि टेल आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसका प्रभाव दूसरी बार के उछाल पर ना पड़े। दूसरी बार के उछाल का तीसरी बार पर ना पड़े, या पहली बार के उछाल और दूसरी बार के उछाल दोनों का प्रभाव तीसरे वाले उछाल पर ना पड़े। तो प्रत्येक परीक्षण स्वतंत्र होना चाहिए, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होना। तीसरा है परीक्षण का जो परिणाम हो वो 2 ही हो, या तो सफलता हो या तो असफलता हो। परीक्षण के 2 ही परिणाम हो। दो ही परिणाम हो, सफलता या असफलता।
जैसे इन सारे परीक्षणों में दो ही है परिणाम। सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हम ऊपर की ओर हेड आने को सफलता मानते हैं तो हेड ना आने को असफलता माना जाएगा। तो दो ही हो सकता है कि हेड आए, हो सकता है हेड ना आए। माने हो सकता है सफलता वाला परिणाम मिले, हो सकता है असफलता वाला परिणाम मिले। अगर पासे को फेंक दिया जाए, कहा जाए ऊपर की ओर सम संख्या का आना, तो या तो ऊपर की ओर सम संख्या आएगा या तो ऊपर की ओर विषम संख्या आएगा। अगर ऊपर की ओर को सम संख्या आने को सफलता कहते हैं तो विषम संख्या आना असफलता होगा। अब यही दो ही रिजल्ट हो ही सकता है, या तो सफलता मिलेगी या तो असफलता मिलेगी। और चौथा है प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता एक समान होनी चाहिए। किसी भी परिणाम की प्रायिकता चाहे कहे कि प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता समान रहनी चाहिए या किसी परिणाम की प्रायिकता प्रत्येक बार समान होनी चाहिए। प्रत्येक परीक्षण में समान होनी चाहिए। देखिए एक उदाहरण लेते हैं, अभी उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा परीक्षण बर्नौली परीक्षण होगा और कौन सा परीक्षण बर्नौली परीक्षण नहीं होगा। आपकी बुक में लिखा हुआ है एक कलश है, उसमें 7 लाल और 9 काली गेंदें हैं। एक कलश है, इसमें 7 लाल और 9 काली गेंदें। अब इस कलश में से 6 गेंदें निकाली गई। बताइए कि गेंद निकालने के परीक्षण बर्नौली परीक्षण है या नहीं, यदि प्रत्येक निकाल के बाद गेंद को प्रतिस्थापित किया गया है, और दूसरा है कि प्रतिस्थापित न किया गया। तो इसमें से 6 गेंदें निकाली गई, माने 6 बार ये परीक्षण हुआ है। तो ये जो गेंद निकालने का परीक्षण है, इस परीक्षण को हमें बताना है कि बर्नौली परीक्षण है कि नहीं। देखिए 2 स्थितियां हैं। कौन कौन सी स्थितियां हैं? पहली स्थिति है कि जो गेंदें निकाली जा रही हैं वो प्रतिस्थापित की गई हैं, या कहे कि प्रतिस्थापना सहित। और दूसरी स्थिति है कि बिना प्रतिस्थापना के, बिना प्रतिस्थापना। एक है विथ रिप्लेसमेंट और एक है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो देखिए अगर हम पहली बार वाले को देखें या दूसरी बार वाली स्थिति को ही देखें तो परीक्षणों की संख्या निश्चित है। 6 गेंदें निकाली गई हैं, इनमें से 6 परीक्षण करना है। 6 गेंद निकाली गई तो परीक्षणों की संख्या निश्चित है, परिमित है। पहला वाला शर्त का पालन हो गया। अच्छा, जब गेंद को निकाल करके प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा तो कोई भी गेंद अगर निकालना हो, जैसे लाल गेंद को ही ले लें हम लोग, तो लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, इसको सफलता माना जाए। लाल गेंद निकलने की प्रायिकता 7 लाल हैं और कुल मिला के 16 है, इसलिए 7/16। तो अगर एक लाल गेंद हमने निकाल लिया है, उस लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता हो गई 7/16। अब जो निकाले हैं उसको फिर से उसमें रख दिया, इसलिए जब दूसरी गेंद फिर निकालेंगे, हम दूसरी बार वो परीक्षण करेंगे
तो फिर से प्रायिकता हो जाएगी 7/16। हमारे पास पुनः 7 लाल गेंदें हैं, तो दोबारा जब दूसरी गेंद निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता फिर हो गई 7/16। तीसरी गेंद निकालेंगे तो फिर हमें वही 7/16 प्रायिकता मिलेगी। तो ये जो परीक्षण हम कर रहे हैं, पहली गेंद निकालना, दूसरी गेंद निकालना, तीसरी गेंद, 6 गेंद निकालनी, इसमें से हर एक परीक्षण में प्रायिकता एक समान होगी, 7/16, 7/16, 7/16। इसलिए ये बर्नौली परीक्षण की श्रेणी में आता है। लेकिन इसमें देखिए, बिना प्रतिस्थापना के अगर हम लोग देखेंगे तो पहली बार लाल गेंद, पहले परीक्षण में लाल गेंद की प्रायिकता तो होगी 7/16, लेकिन अब जो गेंद एक हमने निकाल लिया वो उस कलश में फिर रखी नहीं जानी है, इसलिए लाल गेंदों की संख्या 6 हो जाएगी। तो दूसरे परीक्षण में लाल गेंद की प्रायिकता अब ये 6/16 होगी। तो दूसरे परीक्षण की प्रायिकता पहले परीक्षण में समान नहीं हुई, या ऐसे कह सकते हैं कि दूसरे परीक्षण की प्रायिकता पहले परीक्षण के प्रभाव द्वारा प्रभावित एक समान नहीं आ रहा। तो यह नहीं है बर्नौली परीक्षण, लेकिन यह है बर्नौली परीक्षण। इसमें चारों शर्तों का पालन हो जाएगा, इसमें चारों शर्तों का पालन नहीं होगा। इसमें है कि परीक्षणों की संख्या परिमित है, सारे परीक्षण स्वतंत्र है, पहली बार का गेंद निकालना, दूसरी बार का निकालना, तीसरी बार, ये प्रभाव नहीं डाल रहा है, एक का दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ रहा, इसलिए प्रत्येक परीक्षण स्वतंत्र है। और ये भी स्पष्ट है कि 2 ही रिजल्ट हो सकते हैं, कि लाल गेंद निकले, लाल गेंद ना निकले। लाल गेंद निकलने की प्रायिकता अगर सफलता है तो 2 ही रिजल्ट आएगा। जो गेंद चुनेंगे हो सकता है वो लाल हो सकता है ना। और प्रत्येक परीक्षण में प्रायिकता एक समान है, लेकिन इसमें एक समान नहीं आती, या एक परीक्षण का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, स्वतंत्र नहीं है परीक्षण। तो ये हो गया कि बर्नौली परीक्षण क्या होता है। अब आइए देखें द्विपद बंटन। द्विपद बंटन, यद्यपि ये सब अब आपकी साल आपके कोर्स में नहीं है, 20% कटौती में कट गया, फिर भी जब इतना सब आप पढ़ चुके हैं तो नॉलेज के लिए ये प्रायिकता का लास्ट टॉपिक है, इसे भी पढ़ लीजिए। माध्य से ही नहीं है आपके कोर्स में, यादृच्छिक चर का माध्य, यादृच्छिक चर का प्रसरण, यादृच्छिक चर का मानक विचलन, ये सब नहीं है आपके कोर्स में, उसके पहले तक का ही हिस्सा है। और शायद इसीलिए मेरे वीडियोज पहले 30-30 लोग देखते थे, इस समय 10 मैक्सिमम 10 लोग देख रहे हैं। तो नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए, हो सकता है CBSE बोर्ड की तरह से आपकी भी परीक्षा ना ही हो, लेकिन जानकारी रहेगी तो ठीक रहेगी। द्विपद बंटन देख लीजिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको समझिए, इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं हम लोग। मान लीजिए कि हमने एक सिक्के को 3 बार उछाला है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, ऊपर की ओर चित का आना सफलता है, ऊपर की ओर चित आना सफलता है। तो इस सफलता का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। ऊपर की ओर हेड आना, ये सफलता है। ऊपर की ओर हेड आने को यादृच्छिक चर x से प्रदर्शित कर दिया जाए, तब उसका प्रायिकता बंटन ज्ञात करें। प्रायिकता बंटन ज्ञात करें।
अब अगर हम इसका प्रायिकता बंटन ज्ञात करना चाहें तो पिछले वाले तरीकों से प्रायिकता बंटन बड़े आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला गया तो पूरा प्रतिदर्श समष्टि क्या होगा? प्रतिदर्श समष्टि में हो सकता है, देखिए यहाँ सफलता को लिखा जाए सक्सेस से यश। अगर चित आ गया तो सफलता मिल गई, उसे यश से प्रदर्शित किया जाएगा। अगर चित नहीं आया, पट आ गया, तो ये असफलता मानी जाएगी, फेल्योर वाली पोजीशन है, इसे यश से लिखा जाएगा। तो 3 बार के उछाल में कितनी कुल संभावनाएं हो सकती, कुल कितने परिणाम हो सकते हैं, ये इस प्रतिदर्श समष्टि में आएगा। तो एक स्थिति ये हो सकती है कि तीनों ही बार हेड आ गया हो, माने तीनों ही बार सफलता मिल गई। या हो सकता है कि 2 बार, 3 बार के उछाल में 2 बार ही हेड आया हो, 2 बार ही सफलता मिली हो, लेकिन अब 2 बार की सफलता मिलने में भी 3 संभावनाएं, पहली दूसरी बार सफलता मिली, तीसरी बार नहीं, या पहली बार सफलता मिली, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार फिर मिली, पहली बार नहीं मिली सफलता, दूसरी बार मिली, तीसरी बार मिली। ये हो गया 2 बार का सफलता। इसी तरह से 1 बार का सफलता ये है, यस 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 या यस यस यस, ये हो गया 1 बार का सफलता। या हो सकता है कि एक भी बार सफलता ना मिली हो, तो ये कुल परिणाम हो गए। अब अगर हम ये कहे होते कि एक सिक्के को 10 बार उछाला गया और 10 बार के उछालने में ऊपर की ओर हेड आया है, तो ऊपर की ओर हेड आने के कुल परिणाम, उसका प्रतिदर्श समष्टि तैयार करते तो काफी जटिल काम होगा। यहाँ 3 बार की ही सफलता देखी गई है, तो इतनी संभावनाएं हो सकती, कुल 8 संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन अगर 10 बार उछाल दे और कह दे कि हेड आने की संभावना देखी जाए, तो इसमें बहुत लिखना पड़ेगा। पहली संभावना होगी 10 बार हेड आया हो, माने 10 बार सफलता मिली हो, 9 बार सफलता मिली हो, इस तरह से। अब अगर हमें 9 बार सफलता मिली हो, तो इस तरह से देखना होगा कि कौन से वाले 9 बार सफलता के हैं, पहले से लेकर के लगातार 9 बार की, या दूसरे से लेकर के 10वें तक, ऐसे करके बहुत सारी संभावनाएं। जैसे ये 2 सफलता में ही देखिए 3 संभावनाएं होंगी, तो ऐसे अगर 9 बार लिखते, फिर लिखते कि 10 में से 8 बार सफलता मिली हो, 10 में से 7 बार सफलता मिली हो, 6 बार, तो प्रतिदर्श समष्टि तैयार करना काफी कॉम्प्लिकेटेड काम है। और प्रतिदर्श समष्टि ही नहीं, आगे जब अभी हम प्रायिकता बंटन तैयार करेंगे तो उसमें भी बड़ी मुश्किल होगी। इसी मुश्किल को आसान करने के लिए द्विपद प्रमेय का उपयोग कर लिया जाता है। उस प्रायिकता बंटन को द्विपद प्रमेय की सहायता से करने में बड़ी आसानी हो जाती, सुगमता हो जाती है। तब हम उस प्रायिकता बंटन को, जिसमें यादृच्छिक चर लिखते हैं, साथ में उसकी संगत प्रायिकता लिखते हैं, उसे हम द्विपद बंटन बोलने लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हर एक यादृच्छिक चर के संगत प्रायिकता को हम द्विपद प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए तो ये बड़ा लाभकारी है द्विपद बंटन। ये वहीं लग सकता है जहां बर्नौली परीक्षण की तरह से हो परीक्षण। तो आइए देखिए, अब इसमें अगर हमें प्रायिकता बंटन तैयार करना है तो सफलता यानी ऊपर की ओर हेड आने के क्या क्या संभावनाएं हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि x बराबर 0 हो, माने एक भी सफलता हमें ना मिली हुई हो। 3 बार उछाला गया सिक्का, एक भी बार हेड नहीं आया, एक भी सफलता नहीं मिला। तो ये कौन वाली स्थिति है कि एक भी बार सफलता नहीं मिली। कि x बराबर 0 का अर्थ है ये वाला, एक भी बार सफलता इसमें मिली, 0 बार फेल्योर की पोजीशन। अब यह देखिए, पहली बार का उछालना, दूसरी बार का उछालना, तीसरी बार का उछालना, ये स्वतंत्र परीक्षण।
इसलिए इसमें तीनों बार फेल्योर होने की प्रायिकता जब निकालेंगे तो लिखा जाएगा 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, यानी हेड आने की प्रायिकता होती है 1/2। एक बार उछाल दे सिक्के को तो हेड आने की प्रायिकता 1/2, हेड ना आने की भी प्रायिकता 1/2, माने सफलता की भी प्रायिकता 1/2 और असफलता की भी प्रायिकता 1/2। तो ये यहाँ के लिए हो गया स्वतंत्र परीक्षण है 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, ये हो जाएगा 1/8। हम इस प्रयोग को व्यापक कर लेते हैं। व्यापक करने का अर्थ हो गया कि इसी तरह का कोई भी यादृच्छिक परीक्षण हो, यादृच्छिक प्रयोग हो। जैसे कहा गया एक सिक्के को 3 बार उछालने में ऊपर की ओर हेड आना सफलता है। जैसे कहा जाए कि एक पासे को 3 बार फेंका गया, उसमें किसी चीज की सफलता ले ली जाए, सम संख्या आने को ही सफलता माना जाए या विषम संख्या। इसी तरह से मान लीजिए ताश की पत्ती में से 3 पत्ती, यानी कोई इस तरह का हो जो 3 बार परीक्षण किया गया और उसमें हमें सफलता और असफलता की प्रायिकता पता है, तब प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं जैसे यहाँ 1/2 है, वैसे ही सफलता की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता को अगर स्मॉल p से लिखे और असफलता की प्रायिकता चाहे सिक्का वाला प्रयोग हो, चाहे पासा वाला प्रयोग हो, सफलता की प्रायिकता को स्मॉल p से लिखे, असफलता की प्रायिकता को स्मॉल q से लिखे, तो इस स्थिति में ये प्रायिकता आ जाएगी q गुणे q गुणे q। जैसे लिख रहे थे 1/2 गुणे 1/2 गुणे, तो आ जाएगा q घात 3। एक स्थिति ये है कि जब एक बार सफलता मिली है, एक बार 3 उछालों में से एक बार हेड आया, ये स्थितियां हैं एक बार के लिए। ये है यस यफ 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 यस यफ 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 यस। तो इस प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए यह स्थिति होगी अथवा यह स्थिति होगी अथवा यह स्थिति, या करके होगा ये तीनों स्थिति। ये जो तीनों स्थितियां हैं ये अपवर्जी है, इसलिए इस प्रायिकता को ज्ञात करने के लिए जोड़ना पड़ेगा। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और इनमें से किसी एक का निकालना होगा। तो जैसे सफलता की प्रायिकता है P, असफलता की Q, तो P Q Q, ये इसमें हो जाएगा Q P Q, इसमें हो जाएगा Q Q P। और ये तीनों एक तरह के q घात 2 गुणे p है सब, तो 3 बार q घात 2 गुणे p है, इसलिए आ जाएगा 3q घात 2p। एक स्थिति इसमें होगी कि जब 2 बार सफलता मिली हो, ये वाली स्थितियां हैं यस यस यफ यस यफ यस यफ यस यस। ये भी या करके होगा, या तो ये वाली स्थिति होगी, यह होगा, या तो यह होगा। ये हो गया तो अब ये नहीं होगा, हो गया 3 में से 2 बार सफलता, ये फिर से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गई। इनकी पूरी प्रायिकता ज्ञात करने के लिए फिर जोड़ना पड़ेगा और इनमें से किसी का, जैसे इसका होगा तो सफलता के लिए P है, तो हो गया P गुणे Q, फिर होगा P Q P, फिर होगा Q P P। तो ये आ जाएगा 3q P घात 2। और अगर 3 की तीनों बार सफलता मिले, ये वाली स्थिति, तो इसकी प्रायिकता आएगी, सफलता के लिए हम लोग P लिखे हैं, P गुणे P, ये हो गया P घात 3। तो जब हम इसका प्रायिकता बंटन तैयार करेंगे तो ये आएगा, इस तरह से प्रायिकता बंटन आएगा। ये हो गया x, ये उसकी संगत प्रायिकता की है 0 1 2 3। ये 0 के समय प्रायिकता हो गई q घात 3,
ये प्रायिकता इस समय है 3q⁴p, ये प्रायिकता है 3q⁵2 और ये है p⁵। अब देखिए इसको हम लोग द्विपद प्रमेय से जोड़ते हैं। अगर हम द्विपद प्रमेय के अनुसार इसको लिखना चाहें तो ये हकीकत में q + p⁵3 के विस्तार के क्रमागत पद है। ये आपने पढ़ा है द्विपद प्रमेय में 11 में, x + a⁴n n c0 x की घात n n c1 x की घात n -1 × a n c2 x की घात n -2 a⁴2 ऐसे करके ऐसे। तो अगर यहां हम q + p के घात 3 का प्रसार करें तो ये आएगा 3c0 q के घात 3 + 3c1 q के घात 3 - 1 × p, फिर आएगा 3c2 q के घात 3 - 2 p⁵2, 3c3 q के घात 3 - 3 p के घात 3। ये सरल करेंगे जब हम तो ये 3c0 का मान हो जाएगा 1, इसलिए ये हो गया q⁵3। 3c1 का मान होगा 3 q के घात 2 × p। 3c2 और 3c1 का मान एक ही आता है। आपने सीखा है NCR और NCn-r, ये दोनों मान समान हैं। तो जो मान 3c1 का वही 3c2 का, जो मान 8c3 का वही 8c5 का, 8c2 8c6 सब बराबर हो। तो ये भी आएगा 3q⁵2 और लास्ट में ये 3c3 होगा, q⁵1 होगा, तो ये बचेगा p⁵2। तो ये जो हम लोगों ने किया है कि एक भी बार सफलता ना मिलने की प्रायिकता इस तरह से निकाले तब आया है q⁵3। एक बार सफलता की प्रायिकता 2 बार 3 बार, उसे हम लोग सीधे इस तरह से q + p⁵3 के अनुसार भी कर सकते हैं। और इसके अनुसार भी देख लीजिए प्रायिकता बंटन सही कब माना जाता है, जब इन सारी प्रायिकताओं का योग 1 हो और इन सारी प्रायिकताओं को जोड़ेंगे, यही है सारी प्रायिकताएं। इन सारी प्रायिकताओं का जोड़ हम इतने के बराबर लिख सकते हैं। और p क्या था, सफलता की प्रायिकता, और q क्या थी, असफलता की प्रायिकता। तो किसी भी यादृच्छिक प्रयोग में सफलता और असफलता ये पूरक घटनाएं होती हैं, इनकी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। यानी p सफलता की प्रायिकता और q असफलता की प्रायिकता, इनका योग p + q ये 1 आएगा। ये हो जाएगा 1⁵3, माने इनका योग 1 है। ये प्रायिकता बंटन सही है। अब देखिए इस प्रायिकता बंटन को जो इस तरह से ज्ञात किए थे हम, उसको बड़ी आसानी से द्विपद प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका अगर हम लोग व्यापकीकरण कर दें, जैसे कहा गया कि 3 बार परीक्षण किया गया और 3 बार परीक्षण में से कोई भी आपको जानना हो तो इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 3 बार परीक्षण किया गया और कहा जाए कि 3 में से 2 बार सफलता मिली है, तो 3 में से 2 बार सफलता मिलने की प्रायिकता ये वाला है 3q⁵2। और इसके हिसाब से देखा जाए 3q⁵2, ये अगला पद था यही 3c2 q के घात 3 - 2 p के घात 2 यही। तो 3 में से 2 बार सफलता की प्रायिकता आ जाती है 3c2 q के घात 3 - 2 p के घात 2। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसे पहले कर दे तब इसे कर दे।
3 परीक्षण में से 2 बार, 3 परीक्षण में से 2 बार सफल होने की प्रायिकता। ये 2 बार सफल होने की प्रायिकता अगर क्रम बदल भी दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसको लिख सकते 3C2, इसे पहले लिख दे P के घात 2, तब Q के घात लिखते 3 - या 3 में से 1 बार सफल होने की प्रायिकता, ये वाली स्थिति है। 3 में से 1 बार सफलता की प्रायिकता ऐसे ज्ञात किया गया पिछले तरीकों से, तो ये आता। इतना ही मान तब भी आएगा यदि हम द्विपद प्रमेय का हेल्प ले ले, तो उसके हिसाब से ये है 3 में से 1 बार सफलता की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा 3C1, फिर ये P के घात 1, Q के घात 3 - तो एक व्यापक सूत्र हम लोगों को यहाँ मिल जाता है। मान लीजिए कि कुल n परीक्षण किए गए, n परीक्षणों में r बार, जैसे कहा गया 3 परीक्षण में 2 बार सफल होने की प्रायिकता, 3 परीक्षण में 1 बार सफल होने की प्रायिकता, ऐसे n परीक्षणों में r बार सफल होने की प्रायिकता। कहा जाए कि कोई सिक्का n बार उछाला गया, उसमें से r बार हेड आया हो, उसकी प्रायिकता हेड का आना सफलता है। या पट भी आप कह सकते हैं कि पट आने की प्रायिकता, n बार उछाला गया और r बार पट आने की प्रायिकता, जबकि पट का आना ही सफलता है। एक होगा सफलता, आप किसी को भी सफलता कह सकते हैं, एक को सफलता कहोगे तो दूसरा असफलता है। तो n परीक्षणों में r बार सफल होने की प्रायिकता का सूत्र हो जाएगा NCR। सफलता की प्रायिकता पहले लिखते हैं P, उसके घात हो जाएगा R और Q के घात हो जाएगा n - R। ये सूत्र बन जाता है, ये सूत्र है। इस तरह से हम किए गए किन्हीं परीक्षणों में से कितनी बार सफल होना है उसकी प्रायिकता को लिख सकते हैं। अब अगर व्यापक रूप में हम लोग एक प्रायिकता बंटन तैयार करें, यहाँ जैसे अभी 3 बार फेंकने पर किया गया, ऐसे n बार फेंकने का तैयार करें। ये x हो गया, ये px हो गया, तो 0 बार के लिए लिखा जाएगा NC0, P के घात 0, Q के घात n - 0। 1 बार सफल होने के लिए आएगा NC1, P के घात 1, Q के घात n - 1। जहाँ P है सफल होने की प्रायिकता, वो सफलता चाहे जो भी हो, जैसे पासा को उछाल दे और कहा जाए ऊपर की ओर 6 आना, ये सफलता है, तो P की वैल्यू हो जाएगी 1/6, क्योंकि किसी पासे के उछाल में ऊपर की ओर 6 के आने की प्रायिकता होती है 1/6, और उसे सफलता माना गया है, तो P की वैल्यू हो जाएगी 1/6। तो P का मान अगर 1/6 होगा तो Q का मान 5/6 होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। P यहाँ है सफल होने की प्रायिकता, Q है असफल। अगर एक बार देखा जाए तो ये लिखा जाएगा NC2, P के घात 2, Q के घात n - 2। ऐसे 2 बार के लिए लिख सकते हैं अच्छा ये 2 बार, 3 बार के लिए लिख सकते हैं NC3, P के घात 3, Q के घात n - 2। 4 बार के लिए, 5 बार के लिए, 6 बार के लिए, ऐसे एंड सो ऑन कर दे। अगर n बार के लिए देखना हो या n में से r बार के लिए देखना हो, n में से n बार सफल होने की प्रायिकता NCn, P के घात n, Q के घात n - 2। अब इसमें से देखिए कुछ चीजें हम ना लिखना चाहे तो भी सही है, जैसे कि आपके बुक में लिखा है NC0 का मान 1 हो जाएगा, P के घात 0 का मान 1 हो जाएगा, Q के घात n - 0, Q की घात n हो जाएगा। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इतना ना लिख सकते, लेकिन एक ढर्रा बन जाता है, इस ढर्रे से लिखेंगे तो सही रहे।
ऐसे यहाँ भी केवल आएगा p की घात n। तो ये जो अब यहाँ प्रायिकता बंटन है तो ये प्रायिकता बंटन, लेकिन इसे द्विपद प्रमेय की सहायता से ज्ञात किए हैं, इसलिए इसे हम द्विपद बंटन कहते हैं। यही है द्विपद बंटन, इसे द्विपद बंटन कहा जाता है। और इस तरह से हम द्विपद बंटन की सहायता से बड़े बड़े या कई बार हमें परीक्षण मिले हों तो प्रतिदर्श समष्टि लिखने की समस्या नहीं रहती, सीधे ही निकाल लेते हैं। जैसे देखिए एक सवाल लगाते हैं 13.5 का पहला सवाल, एक पासे को 6 बार उछाला जाता है, यदि पासे पर सम संख्या प्राप्त होना एक सफलता है तो निम्नलिखित की प्रायिकताएं क्या हो। पहला है तथ्यतः 5 सफलताएं, दूसरा है न्यूनतम 5 सफलताएं, तीसरा है अधिकतम 5 सफलताएं। तो देखिए सम संख्या का आना ये सफलता है, तो सफलता की प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता, सफलता की प्रायिकता का अर्थ हो गया सम संख्या आने की प्रायिकता। इसे हम लोग कह सकते हैं सम संख्या आने की प्रायिकता। अगर पासा फेंका जाए तो सम संख्या 2, 4, 6 यही हो सकती है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी 3/6 1/6। यही हो गई सफलता की प्रायिकता जिसे कहते हैं P। तो अगर P का मान 1/2 है तो Q का मान 1/2 1/2 आएगा। अब इसमें का जो फर्स्ट पार्ट है, कह रहे हैं कि 6 बार उछाले हैं पासा और 6 में से 5 बार सफलता मिले, तो 5 बार सफलता मिलने की प्रायिकता, 5 बार सफलता मिलने की प्रायिकता। छह में से 5 बार, तो कैसे अभी लिखा गया था n में से r बार, NCR, P के घात r, Q के घात n माइनस। तो वैसे 6 में से 5 बार सफलता की प्रायिकता 6C5 P होती है सफलता की प्रायिकता 1/2, इसके घात 5, फिर Q है 1/2, 6 के घात 6/5, तो 6C5 का मान 6 हो। 6C5 और 6C1 दोनों का मान सेम है, तो ये आ जाएगा 6। 1/2 घात 5 ये हो जाएगा 1/32, ये आ जाएगा 1/2, इससे इसको काट दो तो ये आ जाएगा 3/32। इसी में जो दूसरा पार्ट है, दूसरा है न्यूनतम 5 सफलता है, न्यूनतम 5 सफलता। अब देखिए 5 सफलता, न्यूनतम 5 सफलता और अधिकतम 5 सफलता, इनमें अंतर है। अब अगर कहा जा रहा है न्यूनतम 5 सफलता, इसका मतलब ये हो गया कि 5 सफलता भी हो सकता है और 6 सफलता भी हो सकता है। तो न्यूनतम 5 बार सफलता की प्रायिकता, इसमें 2 स्थितियां हो गई, कम से कम 5 रहना चाहिए, अधिक से अधिक जितना हो सकता है। 6 बार फेंके हैं तो 2 होगा, एक 6 में से 5 बार सफल होना है, एक 6 में से 6 बार। अगर 8 बार फेंके होते हैं, कहते न्यूनतम 5 बार, तो कहते हैं 8 में से 5 बार सफल होना, 8 में से 6 बार सफल होना, 8 में से 7 बार और 8 में से 8 होगा। तो ये हो जाएगा न्यूनतम 5 बार सफलता की प्रायिकता या सफल होने की प्रायिकता बराबर 5 बार सफल होने की प्रायिकता धन 6 बार सफल। 6 बार सफल होने की प्रायिकता। तो 5 बार वाला यही है 6C5 1/2 घात 5 1/2 घात 6/5, और 6 में से 6 होगा तो 6C6
एक बटा दो घात छः, एक बटा दो घात छः, छः। अभी ये सरल किया गया तो ये सीधे लिख सकते हैं हम लोग 3/32। 6 का मान 1 हो जाएगा। ये 1/2 की घात 0 होगा, वो भी 1 हो गया। 1 गुणे 1/2 घात 6, ये आएगा 1/64। तो ये हो गया 6 और 1 7, 7/64। और इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है कि अधिकतम 5 बार सफलता मिले, इसकी प्रायिकता। तो अधिकतम 5 बार का मतलब कि अधिकतम 5 बार जाना है, न्यूनतम जितना संभव हो सकता है। तो इसमें देखिए आपकी कई स्थितियां आएंगी अधिकतम 5 बार वाले। एक तो होगा अधिकतम 5 बार वाले में 0 बार सफलता, इसकी प्रायिकता, फिर 1 बार सफलता की प्रायिकता, फिर 2 बार, फिर 3 बार, ऐसे 3 बार ऐसे। या इसको हम लोग अगर कहें कि सफलता को यादृच्छिक चर x से लिखा जाए तो अधिकतम 6 बार, अधिकतम 5 बार का अर्थ हो गया कि x की वैल्यू या तो ठीक ठीक 5 होगी या 5 से कम ही रहेगी। ये बराबर होगा जब x का मान 0 हो, x का मान 1 हो, 1 बार सफल होने का, 2 बार सफल होने का, 3 बार सफल होने का, 4 बार सफल होने का और फिर 5 बार। इतनी प्रायिकताएं निकाल करके जोड़नी पड़ेगी और सब इसी तरह से ज्ञात होगा। जैसे 0 बार है तो 6 में से 0 बार, 6 0, p के घात 0, q के घात 6 0। 1 बार के लिए लिखा जाएगा 6c1 p के घात 1 q के घात 6। 2 बार वाला लिखा जाएगा 6c2 p के घात 2 6d q के घात 6-2। ऐसे ये 3 बार वाला, 4 बार वाला और 5 बार वाला लिख करके इनका योग कर लेना। 3 बार वाला होगा 6c3 p के घात 3 q के घात 6-3। 4 बार 6c4 p के घात 4 q के घात 6-4 और 5 बार 6c5 p के घात 5 q के घात 6। तो ये इतना होगा। सबको सरल कर लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, जितना आएगा हो जाएगा।